आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एंजाइम्स के फैक्टर इफेक्टिंग एक्टिविटी के बारे में, ठीक है ना। तो एंजाइम्स जो है वो एक बायो, पहले हम लोग इसके पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है? एक बायो कैटलिस्ट है, बायोमोलिक्यूल है, जो कि हमारे बॉडी में साइमल्टेनियसली केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उससे जो हमारे एनर्जी प्रोड्यूस्ड होते हैं वो हमारे बॉडी के डेली वर्क में हेल्प कराते हैं। तो ये जो एंजाइम एक्टिविटी है, ये इसका एक्टिविटी कुछ ऐसे है कि सेवरल फैक्टर्स के वजह से उसका एक्टिविटी आइदर इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो लेट्स गो। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में क्या होता है? द वेलोसिटी और रेट ऑफ एंजाइम reaction is assessed by the rate of the change in concentration of the substrate or product at a given time duration. Various factors affect the activity of enzymes include. तो यहाँ पे जो एंजाइम्स का वेलोसिटी है, उसका रेट है, उसका एक्टिविटी है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के इफेक्ट में आके उनके रेट में चेंजेस हो जाते हैं, आइदर सबस्ट्रेट के और प्रोडक्ट के। सबस्ट्रेट मतलब जो हमारे एंजाइम्स के साथ एक हम लोग सबस्ट्रेट लिए रहते हैं बाइंड करवाने के लिए और फाइनल प्रोडक्ट कैरिड आउट करवाने के लिए। तो वो जो प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के बीच में जो रिएक्शन रहते हैं, उनके कंसंट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो उनमें कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि एंजाइम्स के एक्टिविटी में और रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस करवाते हैं? तो फर्स्ट हुआ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच, इफेक्ट ऑफ टाइम, इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरेशन, पीएच ऑफ एक्टिवेटर और लास्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर्स। ठीक है, तो लेट्स गो द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है और उसकी वजह से हमारे एंजाइम एक्टिविटी कैसे इफेक्टिंग हो रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फैक्टर जो हमारे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो क्या होता है? यदि हम लोग उसका कंसंट्रेशन को आइदर इंक्रीज कर देंगे, तो यदि हम लोग उसका कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम के कंसंट्रेशन साइमल्टेनियसली इंक्रीज होंगे। तो यदि एंजाइम के कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन यदि साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो एंजाइम्स के वेलोसिटी है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जो कि उनके इंक्रीज वेलोसिटी लेवल से हाई हो जाएगा। तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ से फिर उसके कंसंट्रेशन जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस्ड होता जाएगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। एंजाइम इज ए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन विद इन द लिमिट रेंज ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट का कोई एक लिमिट रेंज रहता है, एक स्पेसिफिक रेंजेस रहते हैं, तो उसी रेंज के अंदर ही वो इंक्रीज हो पाएंगे। उसके बाद उसको जितना भी हम लोग उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, अगर हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जितना भी इंक्रीज करें, वो एंजाइम के एक्टिविटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, आइदर कांस्टेंट हो जाएंगे या रिड्यूस्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो द वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ए माइक्रोमोल्स of substrate converted per minute. As per the concentration of substrate increase, the velocity of reactions will always increase. Continue increase in substrate concentration to lead the reduction rate of the reaction. Rectangular hyperbola flattened curves can be obtained. ठीक है ना। तो जो हमारे एंजाइम्स ए सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन है, हम लोग उसको इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन हम जितना भी इंक्रीज करें, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पॉइंट होता है जो कि ये है। तो उससे क्या होता है, उसका लेवल
यहाँ आने के बाद कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। और वो जितना भी हम लोग उसके बाद सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो आइदर कांस्टेंट हो जाएंगे, उसका वेलोसिटी रेंज, रेट ऑफ रिएक्शन रेंज विल बी कांस्टेंट और डिक्रीज। तो हमको कैसा एक ग्राफ ऑप्टेन होगा, एक हाइपरबोला और फ्लैट एंड कर्व लाइक ग्राफ ऑप्टेन होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हम लोग जो ये है रेट ऑफ रिएक्शन है, एंजाइम्स के एक्टिविटी हैं, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो पढ़े कि हाँ सब्सट्रेट कंसंट्रेशन है, इसका इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शंस विल भी एंजाइम्स के इंक्रीज होंगे या कांस्टेंट होंगे या डिक्रीज होंगे। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड किसके ऊपर होते हैं, हमारे एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो हमारा जो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो हमारे वेलोसिटी है वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। कोई भी सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए रहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग इंक्रीज करते हैं, यदि हम लोग सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रखते हैं व्हेन रेट ऑफ रिएक्शंस रेस्पेक्ट टू सब्सट्रेट, तो ये गोश डिपेंड होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर में। और अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं हम लोग ग्रेटर देन इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन को Km के साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इट गोज टू जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में वेरिड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एंजाइम्स के कंसंट्रेशन के ऊपर में कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। यदि हम लोग सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होंगे। एंजाइम कंसंट्रेशन और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बोथ आर इंक्रीज होंगे तो उसका वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज होते हैं। जो देखो जैसे the concentration of enzyme is increased when the velocity of the reactions is proportionally increased। यदि हम लोग एंजाइम्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो उसका वेलोसिटी सब्सट्रेट कंसंट्रेशन से इंक्रीज होंगे। इंक्रीज इन द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शंस विद इन द लिमिट रेंज ऑफ द सब्सट्रेट लेवल। तो हम जब एंजाइम्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी का एंजाइम्स के वेलोसिटी भी इंक्रीज होंगी, लेकिन एंजाइम्स के वेलोसिटी वहाँ तक इंक्रीज होंगी जहाँ तक वो सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन का एक लिमिट रेंज रहता है। सब्सट्रेट लेवल का रेंज के अंदर ही एंजाइम्स के वेलोसिटी इंक्रीज होंगे। और हमको एक किस टाइप्स के ग्राफ्स ऑप्टेन होंगे, एक प्लॉटेड ग्राफ्स इज द रेक्टेंगुलर प्रोबोला ग्राफ्स कैन बी ऑप्टेन, और एक स्ट्रेट लाइन कैन बी ऑप्टेन होंगे ग्राफ में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हुआ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में क्या होता है, जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट आते हैं उसके कंसंट्रेशन कैसे वेरी होते हैं। इन केस ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस catalyzed by the enzyme as per the law of mass actions of the rate of reactions is slow down with equilibrium. So rate of reactions is slow, stop or even reversed with increase in the product concentration. This phenomenon can be better explained by this equation. तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, सोच लो A is the product, sorry A is the enzyme, E1 is the concentration rate, enzyme activity rate, B is the substrate, E2 C and final D is the product। तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग जितना भी हम लोग कैटालाइस्ट ले रहे हैं, जितना भी एंजाइम्स ले रहे हैं, इस पर लॉ ऑफ मास एक्शंस ये अपने इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शंस को स्लो करते हैं, ठीक है ना, और रिवर्सली इंक्रीज करते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को। द इंक्रीज व्हेन इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्शन जनरली डिक्रीज द एंजाइम वेलोसिटी। यदि हम लोग प्रोडक्ट के रिएक्शन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और रेट ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्शंस को हम लोग यदि इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट के एक्टिविटी रेट को यदि हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो
तो एंजाइम्स के वेलोसिटी ऑलवेज जनरली डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। Hence the product combine with the activity sites of enzymes to form the loose complex। और जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट और एंजाइम्स के बीच में जो एक सब्सट्रेट फॉर्मेशन होता है उसका एक्टिव साइट्स बहुत लूजली फॉर्मेशन होते हैं कम्प्लेक्स, जो कि एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट्स कर दे सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन के ऊपर में वेरी करता है। अगर एंजाइम्स के हम लोग यदि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, हम उसका रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते जाएंगे, तो जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं, जो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है वो बहुत लूजली बाइंड होते हैं, जो कि इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यूजली इनहिबिट्स कर देते हैं उस कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे हम लोग देखें कि एक सब्सट्रेट लेवल होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एंजाइम का कंसंट्रेशन और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इन बिटवीन, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग का जो टेम्परेचर है वो स्पेसिफिक हर एक एंजाइम्स के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है कि उस टेम्परेचर रेंज के अंदर वो जितने भी एंजाइम्स के रिएक्शन फॉर्मेशन होंगे वो गुड होंगे, उसके बाद जो होंगे उसका कोई भी मतलब एक्टिविटी शो अप नहीं होगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर अप टू द मैक्सिमम लेवल एट इट्स कंसंट्रेशन इज डिक्लाइन। तो जो एंजाइम्स के वेलोसिटी हैं अगर हम लोग उसको इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज होगा। एंजाइम्स के रिएक्शंस को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज होता जाएगा। हम लोग जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंजाइम्स के रिएक्शंस उतना इंक्रीज होता जाएगा, वेलोसिटी उतना इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ऐसे एक ऑप्टिमम टाइम आएगा जिसमें कि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होगा एंजाइम के, क्योंकि वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसके बाद हम लोग जितना भी उसमें टेम्परेचर का लेवल इंक्रीज करेंगे एंजाइम्स एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा और डिक्लाइन हो जाएगा और कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह जाएंगे उसके कंसंट्रेशन, और एक शेप्ड ग्राफ मिलेंगे जो कि बेल शेप्ड कर्व मिलेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन बिटवीन 40 to 45। तो ये जो ऑप्टिमम लेवल है, ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर लेवल है, दे आर द 40 to 45 इन बिटवीन। तो यदि हम लोग का 40 से 45 के भीतर रहेगा, अंदर रहेगा, अंडर द 40 to 45 ऑफ द टेम्परेचर, द एंजाइम वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। लेकिन आफ्टर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर इंक्रीज यदि आफ्टर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, सो एंजाइम एक्टिविटी विल बी डिक्लाइन, ठीक है ना। सम ऑफ द एंजाइम्स यूरिएज ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 60 डिग्री। और एक ऐसा एंजाइम है जिसका कि ऑप्टिमम टेम्परेचर 60 डिग्री है, तो यदि हम लोग टेम्परेचर 60 डिग्री तक इंक्रीज करते हैं तो इन बिटवीन 60 डिग्री तो एंजाइम्स के वेलोसिटी इंक्रीज होंगे और आफ्टर 60 डिग्री दे विल डिक्रीज देयर एंजाइम एक्टिविटीज। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ पीएच। जिससे हमारे टेम्परेचर के एक ऑप्टिमम लेवल है कि उसके बाद हमारा एंजाइम्स के वेलोसिटी डिक्लाइन हो सकते हैं, उसी तरीके के ऑप्टिमम पीएच रेंज है जो कि यदि उस रेंज तक हम लोग पीएच को इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम वेलोसिटी इंक्रीज होंगे। लेकिन ऑप्टिमम रेंज के बाद अगर हम लोग आफ्टर ऑप्टिमम रेंज द एंजाइम वेलोसिटी विल बी डिक्लाइन। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। Each enzyme has an optimum pH at which the velocity of enzyme is maximum. Below or above this pH, the enzyme activity is lower, and at extreme pH, when the enzyme becomes totally inactive. Like temperature, all enzymes have an optimum pH at which the enzymatic activity will be at maximum. Many enzymes are most efficient in the region of the pH 6 to 7. तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं, प्राय ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स हैविंग द ऑप्टिमम pH रेंज इज 6 to 7 7 when they are the
which is the pH of the cell. Outside this range the enzyme activity drops off very rapidly. और यदि उस रेंज से आउटसाइड हो जाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे रेपिडली, ठीक है ना. रिडक्शंस इन एफिशिएंसी कॉजेस्ड बाय चेंजेस इन द पीएच is due to changes in the degree of ionization of the substrate and enzymes. Highly acidic or alkaline condition bring about the denaturation of subsequent loss of enzyme activity. Some conceptions such as pepsin. पेप्सिन्स के ऑप्टिमम टेम्परेचर है 1 से 2. अल्कलाइन फॉस्फेट्स जिसके ऑप्टिमम पीएच है 9 से 10 अल्कलाइन कंडीशन में. और एसिडिक फॉस्फेट जिसका ऑप्टिमम पीएच रेंज है 4 से 5. तो ये यदि हम लोग स्पेसिफिक करते हैं तो ये सब एंजाइम्स के पीएच में चेंजेस होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स के ऑप्टिमम पीएच रेंज 6 से 7 रहते हैं, ठीक है ना. तो यदि हम लोग सब्सट्रेट के यदि हम लोग प्रोडक्ट जो हमारा कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है, एंजाइम्स के कंसंट्रेशन है, उसमें यदि हम लोग पीएच को इंक्रीज करते जाएंगे, पीएच का इंक्रीज लेवल को इंक्रीज करेंगे तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन उसका एक ऑप्टिमम रेंज रहे है जो कि 6 से 7. वो ऑप्टिमम रेंज के बाद हम लोग जितना भी पीएच उसमें इंक्रीज करें, जितना इंक्रीज करें, लेकिन वो और वहाँ से इंक्रीज नहीं होंगे एंजाइम के वेलोसिटी, उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाएंगे. तो आफ्टर ऑप्टिमम पीएच द एंजाइम एक्टिविटी विल नॉट इंक्रीज, दे विल डिक्लाइन, ठीक है ना. तो कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो जिसके कि पीएच लेवल बहुत एसिडिक रहते हैं या फिर अल्कलाइन रहते हैं. तो एग्जांपल है जैसे कि पेप्सिन्स का पीएच लेवल 1 से 2 है, जो कि ऑप्टिमम रेंज के बाद, ऑप्टिमम रेंज 1 से 2 है. तो उस रेंज के बाद हम लोग जितना भी पीएच उसमें एनकरेज करेंगे तो वो डिक्लाइन हो जाएगा. तो वहाँ से हमको पता चलेगा कि इसमें पेप्सिन एंजाइम है. उसी तरीके से कुछ अल्कलाइन है जैसे कि फॉस्फेट अल्कलाइन, उसमें 9 से 10 तक रहते हैं उसका ऑप्टिमम लेवल. और एसिडिक फॉस्फेट में 4 से 5 रहते हैं उसके ऑप्टिमम पीएच रेंज, ठीक है ना. और एक है इफेक्ट ऑफ टाइम. यदि हम लोग टाइम कम या ज़्यादा करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो एंजाइम के एक्टिविटी में चेंजेस होता है. अंडर आइडियल और ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ द सब्सट्रेट will require enzyme reactions is less. Variations in the enzyme, variations in the time of reactions generally related to the alteration in the pH and temperature. तो इसका टाइम वेरिएशन करते हैं रिलेटेड टू द पीएच एंड टेम्परेचर. जैसे पीएच और टेम्परेचर वेरी करते हैं अपने ऑप्टिमम रेंज के हिसाब से, उसी तरीके से उसका टाइम भी वेरी होता है एंजाइम रिएक्शंस के ऊपर में. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन. तो कुछ एंजाइम्स सब जो एंजाइम हैं वो सारे लाइट्स को जो एंजाइम है वो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो कुछ को एक्सपोज कर देते हैं. तो जैसे कौन से एंजाइम, कौन से लाइट्स हैं जो उसको एक्सपोज करते हैं एंजाइम? यूवी, एक्सरे, बीटा गामा रे आर एक्सपोज टू द एंजाइम. सर्टेन एंजाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइन. फॉर एग्जाम्पल यूवी रे इनहिबिट द सालिवरी एमाइलेज एक्टिविटी. तो यूवी रे जो है हमारे सालिवरी एमाइलेज एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट्स कर देता है. तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो कि ये रे सबको एब्जर्व नहीं कर पाते हैं, एक्सपोज कर देते हैं. ये रेस जब उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, कुछ एंजाइम हैं उनके एक्टिविटी को ये रे जो है यूवी रे, बीटा रे, गामा रे, ये डिक्रीज कर देते हैं एंजाइम्स के एक्टिविटी को, ठीक है ना. और जो हमारे एंजाइम्स है हम लोग उसका एक्टिविटी पढ़े, उसका एक्टिव साइट्स पढ़े, सब्सट्रेट एंजाइम कंसंट्रेशन कॉम्प्लेक्स पढ़े. तो ये जो एंजाइम्स है ये इसका एक्टिव साइट क्या है?
हम लोग पढ़ तो लिए कि ये एक एंजाइम्स का एक्टिव साइड होता है, वहाँ पे आके सब्सट्रेट बाइंड होता है और एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। आफ्टर द रिएक्शन दे विल गिवन द प्रोडक्ट। तो ये जो एक्टिव साइड है वो एक्टिव साइड है क्या? द एक्टिव साइड्स ऑफ एन एंजाइम्स रिप्रेजेंट एज द स्मॉल रीजन्स एट विच द सब्सट्रेट बाइंड्स एंड पार्टिसिपेटेड इन द एनालाइज। ठीक है ना। तो जो एंजाइम्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्मॉल रीजन को, जो कि वो रीजन के वो जगह पे आके सब्सट्रेट बाइंड होगा, वो एक्युमुलेट करता है अपना जगह को, वहाँ पे सब्सट्रेट बाइंड होगा बोल के, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा बोल के। ठीक है ना। तो उस साइड को बोलते हैं एक्टिव साइड। तो ये एक्टिव साइड के कुछ साइलेंट फीचर हैं जो कि लेट्स गो। The existence of the active sites is due to the tertiary substance of protein resulting in the 3-dimensional native conformation। तो इसके जो एक्टिव साइट्स हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर को एग्जिस्टेंस करते हैं और रिजल्टिंग करते हैं 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है ना। और नेक्स्ट हुआ द एक्टिव साइड्स इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। जो एंजाइम्स के एक्टिव साइड है वो एमिनो एसिड से प्रिपेयर्ड हुए रहते हैं, तो उसी के लिए which are far from each other in the linear sequence of the amino acid। ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट एक्टिव साइट्स आर रिगार्डेड एज ए क्राफ्ट और सर्विस और पॉकेट्स ऑक्यूपाइंग इन स्मॉल रीजन इन ए बिग एंजाइम मॉलिक्यूल। एक्टिव साइट्स क्या हैं? वो एक स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसमें कि और स्मॉल रीजन है जो कि एक्युमुलेट ऑक्यूपाई करता है, उसको जगह देता है वहाँ पे अपने से पास में कि एक बिग एंजाइम मॉलिक्यूल आके वहाँ पे बाइंड हो। एक्टिव साइट्स इज नॉट रिगिड इन स्ट्रक्चर एंड शेप, इट इज रेदर flexible to promote the specific substrate binding. Generally, the active sites possess a substrate binding sites and a catalyst sites. The latter is for the catalysis of the specific reaction। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसका फीचर क्या है। द को एंजाइम और को फैक्टर which of the enzymes depend on the presence as a part of the catalytic sites। ठीक है ना। नेक्स्ट सब्सट्रेट बाइंडिंग एट द एक्टिव साइट्स आर वीक बाय वीक नॉन कोवलेंट बॉन्ड। सब्सट्रेट बाइंड होते हैं जो एक्टिव साइड है वहाँ पे तो जाके सब्सट्रेट बाइंड हो जाते हैं, लेकिन वो क्या कि उन दोनों के बीच में एक वीक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी साइट्स। ठीक है। नेक्स्ट द कॉमनली फाउंड एमिनो एसिड्स दैट्स आर द एक्टिविटी ऑफ द sites like serine, aspartate, histidine, cysteines, lysines, arginine, glutamine, tyrosine, etc. Among these amino acids, serine is most frequently found. The substrate bind the enzymes at the active sites to form the enzyme substrate complex formation, and they finally given the product released after catalyzing the enzyme available for reuse। The फाइनली जो सब्सट्रेट है वो एंजाइम्स के साथ बाइंड होंगे उसके एंजाइम्स के एक्टिव साइड में, और एक एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। फिर वो कॉम्प्लेक्स के थ्रू कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिएक्शन होंगे और फाइनली गिवन होंगे प्रोडक्ट। ठीक है। और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे तो एंजाइम्स और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे, तो जो एंजाइम है वो रीयूज करने हो जाएगा अगेन, क्योंकि वो जो हमारा स्टार्टिंग एंजाइम थे, जो हमारा एंजाइम हम लोग लिए थे रिएक्शन के लिए, सिमिलर स्ट्रक्चर कैन बी फाउंड, सिमिलर एंजाइम सेम एंजाइम्स विल बी गिवन आउट द प्रोडक्ट साइड। ठीक है। थैंक यू। Thank you. Any queries, they will be comment to the comment box.